नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस कोर्स में। इस कोर्स के अंतर्गत पिछली वीडियोस में हम सिलेबस के पहले अध्याय नंबर सिस्टम का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं दूसरा अध्याय, जो है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। आधारभूत संक्रियाएं होती हैं जमा, घटाव, गुणा व भाग, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। और पूर्ण संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर्स, उनके ऊपर हम इन संक्रियाओं को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं तो इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या अंग्रेजी में उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं भी उनको कहा जाता है। इसमें यदि हम शामिल कर दें शून्य, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे चलते जाएं अनंत तक, तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो इनके ऊपर हम इन संक्रियाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ नियम। पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। पहले हम करते हैं जमा के लिए। जमा के लिए कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। मान लो मैं एक संख्या लूं, पूर्ण संख्या लूं 2, और एक और पूर्ण संख्या लूं 2 के बाद जैसे 3 ही ले लेते हैं, तो ये बराबर होंगे 3 जमा 2 के। कोई और पूर्ण संख्या लूं 5 जमा 11, तो ये बराबर होगा 11 जमा 5। इसी प्रकार कुछ और भी हम ले सकते हैं। कोई भी यदि हम पूर्ण संख्या लेंगे और उसमें दूसरी पूर्ण संख्या जमा करेंगे और फिर यदि इनका हम क्रम बदल दें तो और फिर जमा करें तो भी वो बराबर ही आएगा। जैसे यहाँ पर आया 2 जमा 3 भी बराबर होता है 5 और 3 जमा 2 भी 5। तो इस प्रकार क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि यदि कोई पूर्ण संख्या है a और उसमें जमा कर दे हम कोई पूर्ण संख्या b, तो वो बराबर होगा b जमा a के। यानी कि हम क्या करते हैं, सिर्फ संख्याओं का क्रम बदल देते हैं। जो पहली संख्या होती है उसको दूसरी बना देते हैं और दूसरी संख्या को बना देती है पहली संख्या। तो ये था जमा के लिए। अब हम बात करते हैं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम की। तो क्रम विनिमय नियम में हम क्या करते हैं, 2 संख्याएं लेते हैं। तो गुणा में भी वैसे करेंगे। मान लो कोई भी 2 संख्याएं ली, एक संख्या मान लो ले ली 4, इसको गुणा किया 5 से, तो ये बराबर होगा 4 गुणा 5 बराबर होगा 5 गुणा 4। क्रम विनिमय का अर्थ आपने समझा कि हम क्या करते हैं, क्रम बदल देते हैं बस। तो 4 पंजे भी 20 होंगे और 5 चौके भी 20 होंगे, है ना। अब ऐसे ही कुछ और भी ले सकते हैं हम। जैसे मान लो 6 गुणा लिया हमने 7 या 6 गुणा लिया हमने 9, तो ये बराबर होगा 9 गुणा 6, यानी कि 6 9 भी 54, 54 और 9 6 भी 54। इस प्रकार जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं हम। कैसे, जैसे मान लो कोई भी पूर्ण संख्या ली हमने a और उसको गुणा कर दिया हमने दूसरी पूर्ण संख्या b से, तो वो बराबर होगा b गुणा a। तो ये है गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम और ये है जमा के लिए क्रम विनिमय नियम। चलते हैं अगले नियम की ओर, जो है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम।
सहचर्य नियम जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? सहचर्य नियम में, जैसे क्रम विनिमय नियम में हमने 2 संख्याएं ली थी, सहचर्य नियम में हम 3 संख्याएं लेते हैं। पहले हम करते हैं जमा के लिए सहचर्य नियम। मैंने जैसा आपको बताया कि सहचर्य में हम 3 संख्याएं लेते हैं। मान लो एक संख्या ली हमने 2 और उसमें जमा किया 3 जमा 5, तो वो बराबर होगा 2 जमा 3 और फिर इसमें जमा करेंगे 5। यानी कि देखो पहले हम क्या करेंगे, 5 जमा 3, तो 5 जमा 3 हो गए 8, तो 2 जमा 8 हो जाएंगे 10। और इसको पहले हमने क्या किया था, 3 जमा 5। अब यदि हम ऐसा करें 2 जमा करें 3, तो 2 जमा 3 भी हुए 5 और 5 जमा 5 भी 10। तो हम चाहे पहले 3 जमा 5 करें फिर उसमें 2 जमा करें, या 2 में जमा करें 3 और फिर उसमें 5 जमा करें, दोनों परिस्थितियों में समान उत्तर हमारे पास आएगा। तो ये था सहचर्य नियम जमा के लिए। इसको कैसे हम जनरलाइज कर सकते हैं? मान लो कोई भी संख्या ले हम a और उसमें जमा करें b प्लस c को, तो वो बराबर होगा, पहले हम करें a प्लस b और फिर इसमें जमा करें हम c। कोई भी पूर्ण संख्याएं इनमें से लेके आप देख सकते हैं, ये सभी पूर्ण संख्याएं इस नियम को संतुष्ट करेंगी। ये था जमा के लिए एसोसिएटिव लॉ। अब हम गुणा के लिए एसोसिएटिव लॉ सीखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसोसिएटिव लॉ में सहचर्य नियम में हम क्या करते हैं, 3 संख्याएं लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम 3 संख्याएं लेंगे। मान लो यही ले ली, पहले ले ली 2, उसको जमा की जगह कर देते हैं, गुणा के लिए है तो गुणा, और फिर क्या करते हैं 3 गुणा करते हैं 5, तो वो बराबर होगा, पहले हम करते हैं 2 गुणा 3 और फिर करेंगे गुणा 5। दोनों स्थितियों में हमारे पास बराबर उत्तर आएगा। जैसे देखो 5 3 हो गए 15। ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रैकेट को पहले हल करना पड़ता है। ये हम बोर्ड मास नियम में आगे सीखने वाले हैं कि कौन सी संक्रिया जो है वो पहले की जाती है। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट खोली जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 3 पंजे हो गए 15 और 15 को फिर गुणा करेंगे 2 से, तो 15 दूनी हुए 30। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 गुणा 5 किया था, यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुणा 3 करेंगे, 2 3 6 और 6 पंजे भी 30। तो दोनों स्थितियों में हमारे पास प्राप्त हुआ 30। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कैसे? मान लो कोई पूर्ण संख्या है a, इसको गुणा किया किसी और पूर्ण संख्या b गुणा c से, तो वो बराबर होगा a इंटू b इंटू c के। गुणा को अंग्रेजी में इंटू भी बोला जाता है। तो ये था सहचर्य नियम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहो तो नोट भी कर सकते हैं इसको। चलते हैं अगले नियम की ओर। तीसरा नियम जो कि है बंटन नियम। बंटन नियम जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? मान लो कोई संख्या हमारे पास 2, जैसे मान लो इनमें से पूर्ण संख्या ले ली, इसको गुणा किया हमने और किससे गुणा किया, 3 जमा 4 से। इनकी जगह हम कोई भी और संख्याएं ले सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? बंटन नियम का मतलब है कि 2 से इसको भी गुणा हो जाएगी और इसको भी गुणा हो जाएगी, और बीच में चिन्ह आएगा ये वाला। जैसे देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा 3। किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे हम 3, और ये 2 गुणा 3 हमने कर लिया। अब क्या आया, जमा, तो अब लगा देंगे जमा, और फिर क्या करेंगे 2 गुणा 4, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। यानी कि यदि हमारे पास कोई
संख्या है। इसी प्रकार हम और भी कोई भी पूर्ण संख्या दे सकते हैं, इसलिए इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें इस नियम को तो क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है a, कोई भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है a, उसको हम गुणा करें b प्लस c से, तो वो बराबर होगा किसके, a गुणा पहले हो जाएगा a इंटू बी, और फिर बीच में चिन्ह है प्लस, तो हो जाएगा प्लस, और फिर आगे आ जाएगा a इंटू सी, a इंटू सी। इसी प्रकार यदि ऐसे हो, इधर जमा की जगह माइनस हो, तो क्या होगा, जैसे मान लो अब यहाँ पर हम लेते हैं 2 गुणा 3 और बीच में ऐसे माइनस होता 4, तो क्या होना था, तो ऐसे होना था बराबर 2 गुणा 3, ये भी वैसे ही हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे पहले 3 और फिर अब 2 गुणा 3 हो गया, अब क्या आया माइनस, तो लगा देंगे माइनस, और अब क्या करेंगे 2 को 4 से भी गुणा कर देंगे, 2 गुणा 4। तो ये था बंटन नियम। अब हम बढ़ते हैं कि विभाज्यता की जांच कैसे कर सकते हैं, हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करना हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं 2, 5 और 10 से विभाज्यता की जांच। ये मैंने 3 संख्याएं इकट्ठी इसलिए ली क्योंकि 2, 5 और 10 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम इकाई के अंक देखते हैं। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक होगा 0, 2, 4, 6 और 8, वे 2 से भाग हो जाएंगी। 5 से जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई का अंक होना चाहिए 0 और 5, जैसे कि 5 के टेबल में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 के 20, इसी प्रकार हम अगर लिखते जाएंगे तो इकाई का अंक हमेशा आएगा 0 और 5। तो टेबल हम इसलिए करते हैं क्योंकि वही संख्याएं पूरी भाग हो जाती हैं जो टेबल में आती हैं, जैसे 2 से वही संख्याएं भाग होंगी पूरी तरह जो 2 के टेबल में आएंगी, 5 से वही होंगी जो 5 के टेबल में आएंगी, और 10 से वही होंगी जो 10 के टेबल में आएंगी। तो 10 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाएंगी, कैसे करते हैं हम, इकाई अंक देखते हैं, उसमें भी यदि इकाई अंक हो 0 तो वही संख्याएं 10 से भाग हो जाएंगी। तो ये था 2, 5 और 10 से विभाज्यता की जांच का नियम। अब 3 व 9 से विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है ये देखते हैं। ये भी मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों का नियम भी आपस में मिलता जुलता है। 3 से वे संख्याएं भाग हो जाएंगी जिनके अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। 9 से कैसे करेंगे, वैसे ही जिस प्रकार 3 से वैसे ही 9 से सभी अंकों का जोड़ निकालेंगे, और यदि वे 9 से भाग हो जाता है इसका अर्थ है कि वे संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। चलते हैं अगले नियम की ओर। 4 व 8 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या है, ये भी मैंने इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें भी समानता है। 4 से वे संख्याएं भाग हो जाती हैं जिनके अंतिम 2 अंक, लेकिन अंतिम अंक कौन से, इकाई वाली। जैसे मान लो ये संख्या है तो इकाई और दहाई वाली ये दो अंक या तो 0 हो या तो वो 4 से भाग हो जाए। जैसे मान लो ये है और ये है, तो अंतिम 2 अंक यहाँ पर क्या है 16, तो ये भी यदि 4 से भाग हो जाता है 16 में, 4 चौके 16, तो ये भी भाग हो जाएगा और ये भी। तो हम पूरी संख्या देखने की हमें जरूरत नहीं है, अंतिम के 2 अंक हम देखते हैं 4 से विभाज्यता की जांच के लिए। अब 8 से विभाज्यता की जांच के लिए हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और अब देखते हैं 3 अंक। अब क्या देखते हैं, 3 अंक देखते हैं। तो अंतिम 3 अंक यदि जो है वो भाग हो जाते हैं तो वो 8 से भाग हो जाएंगे, या तो 0 0 हो या वो 8 से भाग हो जाएं, कोई बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर 3 अंक देखते हैं। 6, 12, 15 और 18 से विभाज्यता की जांच हम किस प्रकार करेंगे। अब देखिए ये भी मैंने इसलिए इकट्ठा लिखा क्योंकि इसमें भी समानता है। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 तिये 6, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 चौके 12, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 9 18। तो वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए वो 6 से भी भाग हो जाएंगी। वे संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से भाग हो जाएं वे 12 से भी भाग हो जाएंगी। वे संख्याएं जो 3 से भी भाग हो जाएं और 5 से भी भाग हो जाएं वे 15 से भी हो जाएंगी। तो 15 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें 3 और 5 से विभाज्यता की जांच करनी पड़ेगी। इसी प्रकार 18 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम 2 से और 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे, जो कि पहले हम सीख चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलते हैं आगे, सीखते हैं
3, 7, 11, 13 और 17 से विभाज्यता की जांच का नियम 3 से तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर इसलिए शामिल किया क्योंकि ये जो संख्याएं हैं इन सब के लिए एक साझा नियम है, उसको मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या है, देखिए यदि हम इन सब को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 1 1 आता है, कितनी बार, 6 बार। तो इससे एक नियम बनता है कि यदि कोई भी संख्या या अंक, यदि किसी भी अंक या संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमारे पास है, यानी कि 6 बार हमारे पास, ऐसे देख लो यहाँ पर आया 1 आया 6 बार, यहाँ पर 2 6 बार आया, यहाँ पर 3 6 बार आया, यहाँ पर 12 6 बार आया, ऐसे ही 25 6 बार आए, मान लो 50 6 बार आया, ऐसे कोई भी संख्या यदि 6 बार आती है या अंक 6 बार आता है तो वे संख्याएं जो है 3 7 11 13 और 17 से भाग हो जाएंगी। अब करते हैं 11 से विभाज्यता की जांच का नियम। ये है, ये नियम ये बताता है कि यदि मान लो कोई हमारे पास संख्याएं हैं और उनकी जो है वो सम और विषम स्थान पर अंकों का योग, सम क्या होता है 2 4 6 8 है ना, तो ये पहले स्थान पर है तो ये हुआ विषम, तो विषम स्थान पर क्या नियम क्या है, विषम स्थानों पर अंकों का योग, यानी कि हम क्या करेंगे, विषम स्थानों पर जो अंक है उनको नोट करेंगे। ये यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर ये दूसरे पर आएगा, ये सम स्थान हुआ, ये तीसरा स्थान है तो ये विषम स्थान हुआ, ये चौथा स्थान है तो ये फिर से सम हुआ, ये पांचवा विषम हुआ। इनका जो योग करते हैं तो कितना है, 4 और 1 5 और 1 6, इनको जोड़ करके आया 6। अब क्या करते हैं हम, विषम स्थानों पर जो अंक है उनको तो हमने जोड़ लिया, अब सम स्थानों वाले अंकों को जोड़ते हैं। सम पर क्या है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 9, तो इनको जोड़ते हैं, कितना है 2 जमा 5 हो गए 7, 7 और 9 कितने हो गए 16, 9 और 7 हो गए 16। तो इनको यदि हम घटाएं आपस में तो 16 में से 6 गए, 16 में से 6 गए, कितने बचे 10, तो ये संख्या जो है वो 11 से भाग नहीं होगी। अब चेक करते हैं हम दूसरी संख्या, इसमें विषम स्थानों पर कौन से अंक हैं, 1 2 3, इनको जोड़ के क्या आया 4 और 4 8, 8 और 3 11, इनको जोड़कर आया 11। अब इनको जोड़ के देखते हैं, सम स्थानों पर जो अंक हैं 1 8, 8 और 1 हुए 9, 9 और 2 11। अब विषम स्थानों पर जो अंक थे उनका जोड़ के आया था 11, सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका जोड़ के आया 11। अब इनको हम इनका यदि हम अंतर निकालें, यानी कि इनको घटा दें आपस में तो क्या हो गया, 11 माइनस 11 हो गए बराबर 0। तो अब हमारे पास जो है वो अंतर यदि क्या है 0 आए या 11 आए तो वे 11 आए या 11 के गुणज यानी 11 22 33 इस प्रकार यदि आए हमारे पास तो वही संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती हैं। तो ये थे कुछ विभाज्यता के नियम। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं से संबंधित पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।